छायावाद के बाद की काव्यधारा, जिसे प्रगतिवाद के रूप में हम जानते हैं, उस प्रगतिवाद के मूल में जो युगीन परिस्थितियां थीं, परिवेश था जिसमें असमानता से पैदा हुआ, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से पैदा हुआ आक्रोश था, विषम परिस्थितियां युवकों के मन में, भारतीय समुदाय समाज के हृदय में असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दे रही थी। उसी का परिणाम था प्रगतिवादी कवियों ने उस युग की काव्यधारा में जो प्रगतिवादी विश्वास और स्वर पैदा किए, देश के लिए एक अलग तरह की, एक काव्यांदोलन के रूप में नई तरह की आधारभूमि तैयार की। वही समय था जब गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन पूरे देश के युवाओं को प्रेरित कर रहा था और युवा मन की जो विद्रोही और क्रांतिकारी भावनाएं थीं, वह इस अहिंसक आंदोलन के कारण प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी, अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी। गांधी जी का अपना एक विशिष्ट दर्शन था और उसे वो अलग अलग तरह के आंदोलनों के माध्यम से, चाहे वो मौन धारण करना हो, चाहे वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, या वह दांडी यात्रा जैसी तमाम यात्राएं हों, या व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसा से किए गए आंदोलन के अलग अलग रूप हों, वो उस युग के युवाओं को, उनके आक्रोश को एक तरह से अभिव्यक्त करने से रोक भी रही थी। सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसी में से जन्म लेती है और गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों से असंतुष्टि का जो भाव था, असहमति का जो भाव था, उसकी आवाज को वो बुलंद करने का काम करती है। यहीं से वैचारिक उग्रता का आगमन साहित्य के, समाज के, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। मजदूरों के आंदोलन यहीं से मुखर होने लगते हैं। राजनीति में वामपंथी विचारधारा और शक्तियां जोर पकड़ने लगती हैं। अकाल और युद्ध की विभीषिकाएं भयावह स्थितियों का निर्माण करती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 1935 तक आते आते यह जो साम्यवादी या समाजवादी आंदोलन था, यह तीव्र होने लगता है, यह मुखर और प्रखर होने लगता है। एक तरह से आंदोलन भड़कने की स्थिति आ जाती है। साहित्य में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रगतिवादी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, प्रगतिवादी कविता के क्षेत्र में आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष आता है। पेरिस में 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला अधिवेशन संपन्न होता है। परिणाम स्वरूप 1936 में भारत में भी डॉक्टर मुल्क राज और सज्जाद जहीर के प्रयासों से एक संस्था, इसी संस्था की एक शाखा प्रारंभ होती है भारत में। परिणाम स्वरूप कथा सम्राट प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में पहला अधिवेशन उनके सभापतित्व में संपन्न होता है।
रचना के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवादी इस नई दृष्टि को हम देख सकते हैं और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को इस आंदोलन ने रचना का मुख्य मुद्दा बनाया और उसके मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित किए। प्रगतिवादी युग में पूंजीवाद को नष्ट करते हुए समाजवाद को स्थापित करने के लिए सक्रिय होने, प्रयत्नशील होने के ध्येय को, के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। इस मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित काव्यधारा के कवियों ने किसानों और मजदूरों के संघर्ष को कविता का विषय बनाना शुरू किया। जैसा हमने प्रारंभ में भी कहा कि कविता की वस्तु बदलने लगी। वह जो प्रेम है, स्वच्छंद चेतना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वहाँ से मार्क्सवादी दर्शन के कारण काव्यधारा के जो स्वर थे, जो विषय वस्तु थी, जो विवेच्य वस्तु थी, वो बदलने लगी और अब किसानों और मजदूरों के संघर्ष को कविता में लाया जाने लगा। पूंजीवाद पर, शोषक समाज पर, स्वार्थी, लोभी, विसंगतियों को जन्म देने वालों और पूंजीपतियों पर जमकर प्रहार होने लगा। खूब प्रहार हुए, व्यंग्य हुए, उनको ललकारा गया। प्रगतिवाद ने जनजीवन में सौंदर्य खोजा। वह सौंदर्य जो निज प्रेम के संदर्भों में प्रसाद, पंत, महादेवी आदि देख रहे थे, अब वह जनजीवन में खोजा जाने लगा और सौंदर्य की यह नई दृष्टि, जिसका मानना था सौंदर्य जीवन का दूसरा नाम है, प्रगतिवादियों ने साहित्य को सौद्देश्य बनाया। किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना ही कला होता है, ऐसी स्थापना का समर्थन किया। प्रगतिवाद के उद्देश्य पर डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने विचार करते हुए लिखा भी कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ीगली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्षों, युयुत्सा और आस्था को बल मिले। प्रगतिशील काव्य अपनी सौदेश्यता को भूलकर धीरे धीरे प्रचार बनता चला गया। प्रगतिवादी कवि सामाजिक जीवन की संश्लिष्ट वास्तविकता को एक एक करके भुलाते चले गए, केवल सिद्धांत का प्रचार करते रहे और परिणाम यह हुआ कि मार्क्सवाद मुख्य मुद्दा बन गया और वही उद्देश्य भी बन गया। लाल सेना, लाल रूस, लाल चीन, इनका गुणगान होने लगा। जिस जन जीवन से वे संबद्ध नहीं थे, उसके गीत गाने से कथनी और करनी में अंतर आता चला गया। अनुभव कमजोर पड़ गए, सिद्धांत और फार्मूले प्रधान हो गए। तो एक गरीब की गाथा, व्यथा को, एक झोंपड़ी की कथा को, पीड़ा को पंचतारा होटल में बैठकर लिखा जाने लगा। प्रगतिवादी काव्य आंदोलनों की भाषा, शैली और शिल्प में भी छायावाद की तुलना में अंतर आ गया। डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने इसको भी रेखांकित करते हुए लिखा कि प्रगतिवादी कविता चूंकि सामाजिक जीवन की वास्तविकता को लेकर चली थी, वह जन सामान्य तक पहुंचना और जनता के जीवन की बात कहना उसका लक्ष्य रहा था। इसलिए वह छायावाद की जो असामान्य, वायवी, रेशमी, परिधानशालिनी और सूक्ष्म भाषा को छोड़कर सुस्पष्ट, सामान्य, प्रचलित भाषा को अपनाकर चली। उसने प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, सभी कुछ जनजीवन के बीच से उठाए। इसलिए एक बहुत ही जीवंत भाषा का उदय हुआ, जैसे रंगीन कुहासे को तोड़कर विषय यथार्थ धरातल पर उभर उठे हों। ये मिश्र जी ने इस तरह से
छायावाद के बाद की काव्यधारा प्रगतिवाद के अभिव्यक्ति कौशल की एक तरह से प्रशंसा की, किंतु प्रगतिवादी काव्यधारा की भाषा में दोष आने लगे और वह स्पष्ट बयानी बनने लगी, तो उसके इस नकारात्मक पक्ष को भी रामदर्श मिश्र ने उजागर किया और उन्होंने कहा, किंतु प्रगतिवाद के आरंभ में भाषा शैली की वह स्पष्टवादिता अतिवादिता तक पहुंचकर व्याख्यान की भाषा की तरह सपाट होती चली गई। उसमें अभिधा की प्रधानता हो गई, शैली सांकेतिक और चित्रात्मक न होकर उपदेशात्मक हो गई। इस तरह काव्य का कलात्मक सौंदर्य बिखर गया, निखर नहीं पाया। इस तरह से आंदोलन और सिद्धांत प्रचार का उफान कमजोर होने लगा। वैसे वैसे मार्क्सवादी दृष्टि को साहित्य के संदर्भ में ठीक से समझने की कोशिश भी प्रारंभ हो गई। कह सकते हैं कि हिंदी काव्यधारा के विकास में मार्क्सवादी चिंतन और प्रगतिवादी आंदोलन ने हिंदी काव्यधारा को एक नई दिशा, एक नया आयाम तो दिया। इस प्रगतिवादी धारा के मुखर और प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, मुक्तिबोध, रांगे राघव, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी इन सभी कवियों ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं की मूल प्रवृत्तियों में जब हम देखते हैं तो पहले पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा का, आक्रोश का स्वर सुनाई देता है। पेट काट कर महल बना है दुनिया के मजदूरों का, ये नरेंद्र शर्मा कहते हैं। पेट काट कर महल बना है दुनिया के मजदूरों का। दुनिया के मजदूरों का पेट काट काट कर ये जो बड़े बड़े भवन, दुर्ग, किले, महल बन रहे हैं, ये उसी से बन रहे हैं। शोषक वर्ग को प्रताड़ित किया, जमींदार, व्यापारी और उद्योगपति को निशाना बनाया, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, मजदूर, किसान, गरीब, श्रमजीवी, दलित और उपेक्षित, इनके दर्द को कवियों ने, गद्यकारों ने प्रगतिवादी साहित्य के माध्यम से उद्घाटित किया, उजागर किया। यहाँ तक कवि कह उठा, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बेच यहाँ जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। अब ये कवि की जो वेदना है, कवि का जो आक्रोश है, वह इस व्यवस्था को देखकर उसे कविता में उड़ेल देता है। शोषक और शोषित दो वर्ग बटे हुए दिखाई देते हैं। समाज के बीच इस वर्ग भेद को कवि उकेरता है। दो वर्गों में बट 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 कर यह विश्व भगा जाता है, छीना झपटी का इसमें रण रोग लगा जाता है। शोषित वर्ग के जीवन की दीनता का चित्रण और उनके प्रति सहानुभूति का भाव, यह भी इस युग के कवियों ने बहुत बेबाकी से व्यक्त किया। पूंजीपतियों के प्रति घृणा उत्पन्न करना, शोषितों के प्रति सहानुभूति पैदा करना, इस तरह की तमाम कविताएं रामेश्वर शुक्ल अंचल लिखते भी हैं। वह नस्ल जिसे मानव कहते, कीड़े से आज गई भी थी, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। समझ नहीं आता कि इस असामान्य व्यवस्था से, इस भेदभाव की, इस अमीर गरीब की व्यवस्था से ये नस्ल कैसे लड़ पाई। वही अंचल जी आगे भी लिखते हैं, और यही परिवार खड़ा है, भूखे शिशु, अकुलाती माता, बच्चे से जिसको केवल पैदा करने का है नाता। तो यह जो गरीब वर्ग केवल बच्चे पैदा करने की क्रिया में संलग्न थे, उन पर भी उन्होंने, उस व्यवस्था पर भी उन्होंने व्यंग्य किया। सामयिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण, उसे उद्घाटित करने में बंगाल का अकाल, भारत पाक विभाजन,
कश्मीर की समस्या, गांधी जी की मृत्यु, हिरोशिमा की बर्बादी, कोरिया युद्ध, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके प्रति ये प्रगतिवादी कवि बड़े जागरूक थे। और समाज में, भारतीय समाज में जो समस्याएं थीं, जैसे भुखमरी, बाढ़, बेरोजगारी, टैक्स की समस्या, अकाल, महंगाई, इन सब के प्रति एक आक्रोश ये कवि व्यक्त करते चलते हैं। बाप जब बेटे को बेच रहा था गरीबी के कारण, तो कवि केदारनाथ अग्रवाल ने ये लिखा कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। गांधी जी के निधन पर नागार्जुन यहाँ तक कह उठते हैं, बापू मरे, अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। जिस बर्बर ने कल तुम्हारा खून पिया, वह नहीं मराठा हिंदू है, वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थों का, वह मानवता का महाशत्रु हम समझ गए। कवि हिरोशिमा की बर्बादी पर अमेरिका को कोसते हुए भी श्राप देता है। वह कहता है कि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन सभी का यही हाल होगा। हिरोशिमा का आप एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। हिरोशिमा का शाप एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। देख लो लंदन मुझे, पेरिस मुझे, तुम देख लो, है सभी के भाग्य में इस भांति ही मिटना लिखा। ये जो एक तरह से पीड़ा है हिरोशिमा में, जो आक्रमण हुआ था, बम गिरा था, वह जो परमाणु शक्ति का दुरुपयोग हुआ था, उसको लेकर सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास, तत्कालीन शिक्षा पद्धति और उसकी कमियां, उन पर तीखे प्रहार, उन पर व्यंग्य, ये सब कवि नागार्जुन युगधारा में तो यहाँ तक कहते हैं, घुन खाए शैतीरों पर की बाहर खड़ी खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है जूती है आले पर बुस्त्याईचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इस तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। क्रांति के स्वर को भी बुलंद किया। सर्वहारा वर्ग की दुर्गति देख और पूंजीपति के अत्याचार को देखकर कवि क्रांति का आह्वान भी करता है। और बालकृष्ण शर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कविता इसी युग की देन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर से आए। पंत भी कह उठते हैं, जो छायावादी कविता के, जो कोमलकांत पदावली के कवि माने जाते हैं। आ कोकिला बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यहाँ तक पंत जी कहते हैं, छायावादी कवि न रहते हुए, प्रगतिवादी बनते हुए, कोयल अब प्रणय निवेदन करती हुई उन्हें नहीं भाती। इसलिए रामविलास शर्मा भी लिखते हैं, कुसंस्कृति भूमि यह किसान की, धरती के पुत्र की जोतनी है गहरी, 2-4 बार 10 बार बोना मोहकित बीज असंतोष का, काटनी है नए साल फागुन में फसल जो क्रांति की। केदारनाथ अग्रवाल तो स्पष्ट कहते हैं, काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इन कवियों के मन में आक्रोश बहुत तीव्र गति से उभर रहा था। कृषकों की दयनीयता के प्रति भगवती चरण वर्मा ने भी लिखा, बीवी बच्चों से छीन बीन, दाना दाना अपने में भर, भूखे तड़पें या मरें, भरों का तो भरना है उसको घर। तो जो पहले से ही अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये किसान की दुर्दशा है। और ये जो भाग्यवाद था इसका विरोध किया, भाग्य के नाम पर हो रहे शोषण का विरोध करते हुए दिनकर लिखते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखना दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इस तरह नरेंद्र शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दैन्य अपार, उसे
सुनाने चले पुकार। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कवि बहुत ही दग्ध हृदय से, बहुत ही आक्रोशित मन से कविताओं में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। नियति या भाग्य उसे वो स्वीकार नहीं करना चाहते। गरीबों, किसानों, शोषितों का वो निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, शोषक समाज का विरोध वो करते हैं। त्रिलोचन तो इस व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहते ही हैं कि पूंजीवाद ने महत्व नष्ट कर दिया सबका, जीवन का, जन का, समाज का, कला का। बिन पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी यह जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। ज्ञान विज्ञान से किसी प्रकार कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसी आधार पर केदारनाथ जी यह भी लिखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, कि थैली शाहों की गोदी में, लक्ष्मी के गलहार में, सोना चांदी के खन खन में, काले चोर बाजार में, रक्षा के कानून बनाए शोषक के उपकार में, राज करो जी, राज करो जी, दिल्ली के दरबार में, शान धरो जी, शान धरो जी, अपनी राज कटार में। तो चाहे निराला हो, चाहे पंत हो, चाहे केदारनाथ अग्रवाल हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, हम देखें सबकी सहानुभूति शोषितों के प्रति, गरीबों के प्रति, कृषकों के प्रति स्पष्ट दिखाई देती है। प्रताड़ित नारियों की वेदना से भी वो अवगत है। विधवा का जो चित्र निराला खींचते हैं वो इस बात का प्रमाण है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा की शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। इस तरह नवनिर्माण की एक उत्कट लालसा, मानवीय शक्ति पर अटूट आस्था, नारी स्वातंत्र की चेतना, विश्व बंधुत्व की भावना, कला के प्रति नवीन दृष्टि, ये सब मिलकर इस युग की पहचान, इस कविता की पहचान बनते हैं। इसीलिए कवि कहता है, खुल गए छंद के बंद, प्रात के रजत पाश, अब गीत मुक्त ओ युगवाणी बहाती आयाम। पंत ने तो कहा, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। समग्रतः अलंकारों के प्रति वह व्यामोह इस कविता में दिखाई नहीं देता। एक सहज, सरल, स्पष्ट, जन सामान्य की भाषा में, जन भाषा में, जन मुद्दों को व्यक्त करने की एक ललक इस युग की कविता में, इस युग के कवियों में दिखाई देती है। यानी बात चाहे विषय वस्तु की हो तो परंपरा से हटकर, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से हटकर, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद से हटकर एक नई विषय वस्तु के साथ एक समकालीन युगबोध को, मुद्दों को उकेरती, उद्घाटित करती विषय वस्तु को लेकर ये प्रगतिवादी कवि हमारे सामने आते हैं। ये नए प्रतीक, नए उपमान लेकर हमारे सामने आते हैं। तभी तो अग्गे बार बार कहते हैं, इन प्रतीकों का मुलम्मा छूट गया है। नए शब्द विधान के पक्षधर बनकर सामने आते हैं। नई अपेक्षित परिकल्पनाओं के साथ, नई तीखी व्यंग्यात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली के साथ, नए मुहावरों के साथ, नए उद्बोधनों के साथ, नई व्यंग्य क्षमता के साथ और नए लय विधान के साथ ये हिंदी कविता में प्रगतिवाद अवतरित होता है। और प्रगतिवादी कवियों ने वह सब जिसकी अपेक्षा, आवश्यकता उस युग को, उस समाज को थी, वह कर दिखाया। यही कारण है कि प्रगतिवाद के तत्काल बाद जो वाद आया, जिसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ नई कविता का आंदोलन, तो यह जो काव्यांदोलन के रूप में पहला छायावाद के बाद का काव्यांदोलन है, इसने वस्तुतः समय की
नब्ज को पकड़ा और आज़ादी से पहले के भारत की दुर्दशा को देखा और इन सब समस्याओं, विद्रूपताओं, त्रुटियों, कमियों, चुनौतियों से हम सबको, पाठकों को जोड़ते हुए कविता को एक नई सार्थकता के साथ प्रस्तुत किया। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली बार अगले विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।